Assalamu alaikum students. Start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. Today our topic chapter 2, brief history of atomic models. Before starting topic we discuss about some motivation. Students, today motivation. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो उसने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है उसे तर्क नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर उसको कामयाबी देता है। तो उम्मीद है आप भी अपने अच्छे गोल्स जो आप लोगों ने सेट किए हुए हैं उसको तर्क नहीं करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को भी एक दिन ज़रूर कामयाबी देगा। तो हम आए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक Atomic Structures चैप्टर नंबर 2, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन से मॉडल्स पेश किए गए, किस किस ने पेश किए, रिवाइज कर लेते हैं 9th क्लास से। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पेश की गई इन 1808 के अंदर। 1803 से ये स्टार्ट हुई पूरी इसकी यानी कि डेवलपमेंट, और 1808 तक इन्होंने ये पेश की पास्टुलेट्स के साथ। अब इसके मुताबिक एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि एटम ऐसा पार्टिकल है जिसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, इसको इसने क्या नाम दिया? एटम का नाम दिया। स्टूडेंट, उसके बाद माइकल फैराडे 1833, इन्होंने कहा कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन की वजह उसने एक निकाला कि इसके एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। क्योंकि उसने कहा कि एटम तो मूव नहीं करते, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो वहां से फिर अब बात आई कि जरूर एटम्स के अंदर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसी वजह से एटम को हम क्या कर सकते हैं? फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद इस बात की वजह से डिस्कवरी शुरू हो गई, इसके ऊपर वर्क शुरू हो गया। तो पहली जो डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थी। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया और प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया इन 1886 और इन 1887। स्टूडेंट, उसके बाद रदरफोर्ड साहब है, उन्होंने अपना मॉडल पेश किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसमें न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया। और उसके बाद लास्ट वन जो सब एटॉमिक पार्टिकल था फंडामेंटल, वो था जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन को स्टूडेंट डिस्कवर किया। और उसके बाद जो मॉडल पेश किया गया वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। अब इसके अगर हम पास्टुलेट्स, यहाँ से आप लोगों का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले जो है इसकी इंपॉर्टेंस थी स्टूडेंट, बोहर ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स या शेल, इसके 3 नाम है। या तो इसको हम एनर्जी लेवल का नाम देते हैं, ये जो सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्टूडेंट? रिवॉल्व करता है। तो ये सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसी को एनर्जी लेवल का नाम भी देते हैं, इसी को ऑर्बिट का नाम भी देते हैं, और इसी को क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? शेल का नाम भी देते हैं। अच्छा, पहला जो शेल होता है वो कौन सा होता है? के शेल, दूसरा एल शेल, तीसरा एम शेल, और चौथा जो है वो एन शेल। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से जंप करते रहते हैं, या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। लोअर ऑर्बिट से अगर वो हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो स्टूडेंट वो एनर्जी क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ पर वो एनर्जी क्या करेंगे? अब्सॉर्ब करेंगे, एनर्जी अब्सॉर्ब, एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे जब लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट मूव करेंगे। और जब स्टूडेंट हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जंप करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। किसकी फॉर्म में रिलीज करते हैं स्टूडेंट? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट का जो सिंपल यूनिट होता है उसे हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट? फोटॉन का नाम देते हैं।
अब इसमें हम अगर बात करें कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए फार्मूला स्टूडेंट क्या है, 2n²। n की वैल्यू अगर 1 होगी, k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1। 1 हम पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। सेम L के अंदर कितना होता है, n की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 2। 2 का स्क्वायर लें और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। सेम m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी शेल के अंदर। इससे अलावा भी शेल्स होते हैं जिनको हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, O और P का नाम देते हैं। वो हायर क्लासेस के अंदर होता है, हम उनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। O, P, Q, R तक भी है। अब स्टूडेंट इनकी जो एनर्जी होती है ना, वो क्वांटाइज्ड होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी? क्वांटाइज्ड एनर्जी का मीनिंग होता है कि फिक्स एनर्जी है। सब शेल्स की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। रदरफोर्ड का जो डिफेक्ट था उसके मुताबिक शेल की एनर्जी, या शेल क्या है, एक पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते ऐसा ऐसा न्यूक्लियस के करीब आएगा और आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम क्या है, कोलैप्स हो जाएगा। वो उसका डिफेक्ट था। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि ये एक फिक्स्ड एनर्जी वाला सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जब तक एनर्जी ना तो रिलीज करेगा ना ऑब्जर्व करेगा, उसी में सिर्फ सर्कुलेट करता रहेगा। ना वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा ना वो आउटवर्ड मूव करेगा। वो आउटवर्ड कब मूव करेगा या इनवर्ड कब मूव करेगा? आउटवर्ड तब मूव करेगा जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और इनवर्ड तब मूव करेगा जब एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसी वजह से स्टूडेंट इनकी क्योंकि एनर्जी फिक्स होती है और स्पेसिफिक होती है, हर एक की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जिस तरह से आप लेज लेते हैं, लेज का आपको पैकेट 30 का मिलता है मिसाल के तौर पर, दूसरा तो उससे थोड़ा सा बड़ा जो होता है वो 50 का, उससे बड़ा जो है वो 75 का, और उससे जो बड़ा है वो 100 रुपीज का। अब देखिए इनकी स्पेसिफिक एक अमाउंट है, 30, 50, फिर 75, फिर मैं कहते हैं 100। इनकी एक स्पेसिफिक यानी कि अमाउंट है, इसको हम क्वांटाइज का नाम देंगे अगर ये फिक्स है। अब आप किसी को कहें कि शॉपकीपर को कि मुझे 45 के लेस दे दे, वो कहेगा नहीं, एग्जैक्ट आपको 50 का मिलेगा क्योंकि 50 का एक वेव पैकेट है, क्वांटाइज्ड है। यानी कि क्वांटाइज्ड एनर्जी कौन सी होती है, जो फिक्स्ड एनर्जी। स्टूडेंट इसके में ये भी एक बात की गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट्स के अंदर तो रहते हैं लेकिन इन बिटवीन ऑर्बिट्स नहीं रह सकते। जैसे एक मतलब स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के अंदर आप या तो नीचे वाली स्टेयर पे स्टे कर सकते हैं या ऊपर वाली स्टेयर पे स्टे कर सकते हैं, इन बिटवीन स्टे नहीं कर सकते क्योंकि वरना आप गिर जाएंगे, या तो ग्राउंड के ऊपर या आप जंपिंग कर रहे हैं रूफ से ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, तो फिर आप कहाँ पर स्टूडेंट स्टे कर सकते हैं, या तो रूफ के ऊपर स्टे कर सकते हैं या ग्राउंड के ऊपर स्टे कर सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अदरवाइज दरमियान में आप स्टे नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर आप क्या है, हाईली अनस्टेबल है। जंप करने के दौरान अब इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या स्टे कर सकता है? नो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल है। अब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज करके फौरन जंप करके इनर शेल में चला जाएगा, या फिर एनर्जी ऑब्जर्व करके जंप करके आउटर शेल में चला जाएगा। तो स्टूडेंट जब ये इनर शेल में होता है तो इसकी ये वाली जो स्टेट होती है, इस स्टेट को हम नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जब ये हायर ऑर्बिट में चला जाता है तो ये वाली स्टेट इसकी कौन सी स्टूडेंट कहलाती है? एक्साइटेड। तो ये एक्साइट भी होता रहता है और डी एक्साइट भी होता रहता है। जब एक्साइटेशन होती है लोअर से हायर में चला जाता है, और जब डी एक्साइटेशन होती है हायर से लोअर में चला जाता है। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं अगला इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बोहर एटॉमिक मॉडल की सेकंड इंपॉर्टेंस। इसने हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस कैलकुलेट किया और उसकी एनर्जी कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन की। तो रेडियस को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है स्टूडेंट वो है Rn 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर ओवर z स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट n जो है वो क्या है, वो शेल नंबर है, शेल नंबर, और z जो है वो क्या है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर। आप जैसे जानते हैं z को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर।
और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम जो है ये लेंथ का यूनिट है स्टूडेंट, इसकी मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये जस्ट आप फार्मूला याद कर लें। अगर हाँ एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि सेकंड जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, तो आप इसका निकाल सकते हैं। सेकंड का मिसाल के तौर पर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, R2, क्योंकि n मैं सेकंड शेल ले रहा हूं या सेकंड ऑर्बिट ले रहा हूं, तो n में कितना पुट करूंगा स्टूडेंट, 2। ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, यानी कि रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। अब इसको स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे, R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर आप 2 पुट कर देंगे, बाकी वैल्यू सेम आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। आगे क्या आएगा, 2 का स्टूडेंट क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर स्टूडेंट कितना होता है, 1। तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसका आ जाएगा स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, मतलब इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस या किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन की बात करें क्योंकि उसी ऑर्बिट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, उसका डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से सेम है और ऑर्बिट का डिस्टेंस भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो ये रेडियस R1, R2, R3, R4 ये यहां से आप इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। दूसरा उसने जो फार्मूला पेश किया था एनर्जी का फार्मूला भी था स्टूडेंट। अब उसके लिए भी कैलकुलेशन करके जो फार्मूला आता है वो ये वाला आता है। अब इसमें n स्क्वायर जो है वो ऑर्बिट नंबर है, z स्क्वायर जो है वो एटॉमिक नंबर है और इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट इसमें भी आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि सेकंड ऑर्बिट की आप लोग एनर्जी निकालें, यानी कि इसका रेडियस जो होगा वो R1 होगा, इसका R2, इसका R3, R4। सेम आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इसकी एनर्जी क्या होगी, E1, इसकी एनर्जी E2 और इसकी एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, E3 और इसकी एनर्जी क्या होगी, E4। एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब एनर्जी ये -13.31। आगे मैं क्या पुट करूंगा स्टूडेंट, n स्क्वायर। n मैंने कौन सा लिया हुआ है, 2 सेकंड ऑर्बिट, तो इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा। अच्छा एटम मैंने कौन सा लिया हुआ है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जो है वो z किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो z का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, 4 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, E2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट आप E3 की भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। जैसे आपको कहा जाता है कि E4 फाइंड करें, आप n की जगह पे क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे। बाकी फार्मूला आप लोगों को गिवन है, तो ये वाली आप लिखने के बाद यहाँ पर 4th का क्या ले लें बेटा, स्क्वायर ले लें। n की जगह पे आप लोगों ने 4 पुट करना है, इधर भी। और एटॉमिक नंबर जो एटम आपको गिवन है वो मोस्टली मोनो इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप 4 पुट करें और इधर अगर हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल E4 आ जाएगा। तो किसी भी ऑर्बिट का आप रेडियस भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं और एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये किसने फार्मूला दिए थे, किसने, बोहर ने। अच्छा थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन कब होती है स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, एक्साइटेड से ग्राउंड पे, ग्राउंड स्टेट उसको GS कहते हैं और एक्साइटेड स्टेट को हम ES से शॉर्टकट तौर पर लेते हैं। तो उस वक्त वो एनर्जी क्या करता है स्टूडेंट, लाइट इमिट करता है। वो लाइट हम क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर क्या कर देता है, एक कलर का इंप्रेशन दे देता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और ये कलर का जो इंप्रेशन है जिसके अंदर आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं और ये वाला बैकग्राउंड है, ये क्या है स्टूडेंट, इसी को हम स्पेक्ट्रम देते हैं, कहते हैं। अब स्पेक्ट्र के अंदर जो ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इन लाइंस को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस।
ये स्पेक्ट्रल लाइन है। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी जो लाइट इमिट होती है स्टूडेंट, लाइट इमिट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये भी कह देता हूँ कि जो इमिटेड लाइट होती है वो कब इमिट होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जंप करता है, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। वही फोटॉन जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारते हैं तो एक कलर का इंप्रेशन आता है या कलर डिस्प्ले आता है। जब उसको हम प्रिज्म में से गुजारते हैं या रिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग में से गुजारते हैं तो वो जो कलर का डिस्प्ले है उसे हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस किस चीज को शो करती हैं स्टूडेंट, ऑर्बिट्स की प्रेजेंस को शो करती हैं, शेल्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के दरमियान क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। अब जंप करेगा, एक जंप करेगा तो एक लाइन आएगी, जितने जंप्स करेगा ना स्टूडेंट उतने आपके पास लाइंस आएंगे, क्योंकि हर जंप के दौरान वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। अब मिसाल के तौर पर 5 जंप कर रहा है 6 ऑर्बिट्स के दरमियान, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे स्टूडेंट, 5। जितने जंप करेगा, और जंप करेगा छठे से पांचवें, पांचवें से फिर चौथे, चौथे से फिर स्टूडेंट तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से फिर पहले। एक एक दफा भी कर सकता है, चौथे से डायरेक्ट वो दूसरे पे भी आ सकता है। तो इसका मतलब है ऑर्बिट्स, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के दरमियान ये जंप करता है तो तब ये लाइंस आती है। तो जब ये लाइंस आती है तो इसका मतलब है उसके अंदर ऑर्बिट्स या शेल्स प्रेजेंट है। अच्छा स्टूडेंट, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कुछ चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ पर कैनॉट एक्सप्लेन, यानी कि इसकी ये लिमिटेशंस हैं कि ये किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक तो स्टूडेंट फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर कब आती है, जब एक स्पेक्ट्रल लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये आप लोगों ने क्या ली हुई है स्टूडेंट, एक स्पेक्ट्रल लाइन ली हुई है। जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को आप क्या करते हैं, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखते हैं, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर, रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर, तो फिर स्टूडेंट आपको क्या नजर आता है कि ये एक लाइन जो है फर्दर जो है ये स्प्लिटिंग हो जाती है, इसकी स्प्लिटिंग, यानी कि जैसे आप यूं कहें कि गूगल मैप के जरिए हम अगर उसको देखें रावलपिंडी सिटी को, तो वो छोटा सा एक सिंगल पॉइंट नजर आता है, सिंगल। अब आप उसे क्या करें, रिजॉल्व करना शुरू कर दें, जूम इन करना शुरू कर दें, हाई रिजॉल्विंग पावर से देखना शुरू कर देंगे, तो उसमें फिर क्या आती जाएगी, स्प्लिटिंग आती जाएगी। स्प्लिटिंग के ये वाली फ्लां कॉलोनी है, ये वाली फ्लां कॉलोनी है। दूर से देखा तो आपको एक नजर आ रहा था, लेकिन जब आपने उसको करीब से देखा, मजीद जूम इन करके देखा, उसमें स्प्लिटिंग आती गई। सेम जब स्टूडेंट एक, ये स्पेक्ट्रल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हम इसको जूम करके देखते हैं हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से, तो ये फर्दर हमें फाइन लाइंस में नजर आती है। ऐसा नजर आता है कि इसमें 4 लाइनें हैं, 5 लाइंस हैं, 6 लाइंस हैं। इन लाइंस को फाइन लाइंस कहा जाता है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर बनती है फाइन स्ट्रक्चर, इसको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्टूडेंट अब सवाल ये आता है कि ये लाइन स्प्लिट क्यों हो जाती है। स्टूडेंट असल में ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है, और ऑर्बिट के अंदर आपको पता है क्या होता है, सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसी वजह से इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर इसका ये है, वो जो हम बाद में पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग क्यों होती है ये आप बाद में यानी कि करेंगे, बाद के टॉपिक आएगा। दूसरा स्टूडेंट, ये ज़ीमान इफेक्ट के अंदर सेम यही प्रोसेस होता था। ज़ीमान इफेक्ट के में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं। जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की क्या हो जाती है, सेम क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। तब भी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं, और फर्दर लाइंस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी लाइंस में, फाइन लाइंस में। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हो तब उसको ज़ीमान इफेक्ट का नाम देंगे। अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, तब हम उसको क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, स्टार्क इफेक्ट का नाम देते हैं।
यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो इन दोनों इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो एक उसका ये डिफेक्ट है। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट जो ड्रॉबैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है, एप्लीकेबल ऑन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उनके ऊपर तो ये अप्लाई होता है, बाकी एटम्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। अब मोनो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी स्पीशीज हैं? अब इसमें सबसे पहले जो है स्टूडेंट वो है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो है इसके अंदर कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरा एलिमेंट लें तो वो दूसरा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का है वो कौन सा है स्टूडेंट? हीलियम है। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो बोहर एटॉमिक मॉडल इसके ऊपर भी क्या होगा स्टूडेंट? एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अब ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक बन गया। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसके पास तो एक होता है, इसमें से हम रिमूव नहीं करेंगे। अच्छा, थर्ड अगर हम इसको किसके ऊपर करना चाहते हैं स्टूडेंट? थर्ड जो हमारा एलिमेंट है वो है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो इसमें से हम अगर इसके ऊपर बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? रिमूव करना पड़ेंगे। अब रिमूव करने के लिए इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से +2 आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर लिया हमने? रिमूव। इसके ऊपर भी बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट बेरिलियम के ऊपर भी आप कर सकते हैं। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। अब आप कहते हैं इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके ऊपर अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट? मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से इसके ऊपर भी क्या होगा स्टूडेंट? एप्लीकेबल हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बाकियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। स्टूडेंट, उसके बाद इन मॉडल्स के बाद एक प्रिंसिपल आया जिसको हम क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके मुताबिक इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट लोकेशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन की ना लोकेशन फाइंड कर सकते हैं ना मोमेंटम। एक चीज आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों चीजें एक टाइम के ऊपर आप नहीं फाइंड कर सकते। अगर एक चीज को आप एक्यूरेट मेजर करेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी? अनसर्टन हो जाएगी, गैर यकीनी। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक गार्ड है ना, वो 2 दरवाजों को देख रहा है, कॉलेज के 2 दरवाजों को मतलब गार्ड कर रहा है। तो अगर एक के ऊपर वो नजर रखेगा तो दूसरा उसके लिए क्या बन जाएगा? गैर यकीनी। अगर दूसरे के ऊपर उसको यकीनी बनाएगा कि देखो उसमें से कौन आ जा रहा है, उसके ऊपर नजर रखेगा, तो दूसरे से उसकी नजर छूट जाएगी, वो गैर यकीनी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर एक चीज को हम सर्टेनिटी यानी कि सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं तो दूसरी क्या बन जाती है? अनसर्टेन बन जाती है। तो एक साथ हम दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर एक को एक्यूरेटली मेजर करेंगे दूसरी क्या हो जाएगी? अनएक्यूरेट हो जाएगी। स्टूडेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई? इसने फिर क्या दिया हमें? सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट दिया। तो स्टूडेंट, ये कुछ आज का हमारा टॉपिक था, यानी कि बोहर्स ने सिर्फ पहली स्टार्टिंग की थी, हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताया, शेल्स के बारे में बताया। मजीद जो फर्दर सब शेल्स थे, ऑर्बिटल थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और इम्पोर्टेंस के बाद आप लोगों ने लिमिटेशन भी करनी है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।